हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मृतियाँ। ओके, तो ये आपने एमपीपीएससी जो फर्स्ट यूनिट है आपका प्रीलिम्स का, उसमें ही स्मृति करके कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मृतियाँ। ठीक है, ये यूनिट 1 प्रीलिम्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो स्मृतियाँ होती हैं उन्हीं को ही हम धर्मशास्त्र कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा कि धर्मशास्त्र क्या है, तो स्मृति को ही ऑल्सो नोन एज धर्मशास्त्र। द वर्ड स्मृति मीन्स वॉट इज इन द मेमोरी, जो मन में है, स्मृति में है ना, मतलब याद है, मेमोरी। द एज ऑफ स्मृति वॉज फॉलोड द एज ऑफ वेदास। ठीक है, तो वेदों के बाद स्मृतियां लिखी गई, तो जाहिर सी बात है इनका जो ओरिजिन है ये वेदों के ही एक्सप्लेनेशन है किस्म का। इट इज लाइकली दैट स्मृतिज माइट हैव अपीयर्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग पीरियड ऑफ द वेदास। तो एग्जैक्टली हम श्योर नहीं है स्मृतिज कब लिखी गई, बट हाँ ये जरूर है कि वेदा के क्लोजिंग ईयर्स के टाइम पे स्मृतियाँ लिखी गई, जो वैदिक पीरियड का एंड पॉइंट था। ओके, सो आप ये याद रखिएगा कि हम हमेशा पढ़ते हैं कैसे, वेद के बाद ब्राह्मणा, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, है ना, उपनिषद, और उपनिषद के बाद स्मृतिज वगैरह लिखी गई। तो आप ये कह सकते हो कि ये लेटर वैदिक एज में ये सब लिखी गई हैं, है ना, बहुत लेट लिखी गई हैं, वेदों के एंड में लिखी गई, बस इतना एक फैक्ट याद रखिएगा। अब जो स्मृतिज हैं वो जिन्होंने लिखी हैं उनको स्मृतिकार कहेंगे। दे हैव क्लेम्ड दैट देयर वर्क टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास एंड ऑल्सो दैट देयर वर्क वाज नथिंग मोर देन द क्लैरिफिकेशन ऑफ द वेदास। तो जो स्मृतियों में लिखा है वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन ऑफ वेदास हैं, कुछ अलग नहीं है, ऐसा स्मृतिकार कहते हैं जिन्होंने स्मृतियां लिखी हैं। The objective of the Smriti is to purify the heart of a man and to take him gradually to the supreme abode of immortality and make him perfect and free. तो जब भी आपका स्मृतिज का ऑब्जेक्टिव आएगा तो प्यूरिफाई द हार्ट ऑफ मैन एंड इवेंचुअली उसको एनलाइटनमेंट, ये जो भी आप कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हो वो मेंशन्ड है। फिर स्मृतिज हैव लेड डाउन डेफिनेट रूल्स टू बी फॉलोड बाय ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल कुछ रूल्स फॉलो करेगा, बिलोंगिंग टू द सर्टेन क्लासेस ऑफ सोसाइटी। फाइन। फिर टोटल देयर आर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी स्मृतियां मेंशन्ड है? 18 स्मृतिज आर मेंशन्ड, मेन स्मृतिज आर मेंशन्ड और धर्मशास्त्र। और उसमें से जो 3 स्मृतियां बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो स्मृतिज हैं आपकी मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य की स्मृति और पराशरा की स्मृति। ठीक है, तो मनु, यज्ञवल्क्य एंड पराशरा। तो 18 में से 3 ये हो गई, बाकी 15 जो हैं उनके नाम भी आप एक बार देखते चलिए। विष्णु, दक्ष, संव्रता, व्यास, हरिता, सतापता, वशिष्ठ, यम, अपस्तंबा, गौतम, देवला, संघलिखिता, उसाना, आत्री एंड सौनाका। यहाँ से एक शायद प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन कौन सी स्मृतियां हैं या किसमें से कौन सा स्मृति का नाम नहीं है। दूसरा, ये 3 मेन स्मृतिज तो आपको याद रखनी ही है। ओके, मैं तीनों स्मृति में जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स है, वो मैं बता भी दूंगा आपको। फिर द लॉज ऑफ मनु हैव एप्लीकेशन इन द सतयुग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो मनु स्मृति के जो लॉ हैं, जो कानून लिखे हैं, जो रूल्स लिखे हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे रूल्स मेंशन्ड है, तो ये रूल्स एप्लीकेबल हैं सतयुग में। दोज ऑफ यज्ञवल्क्य आर इन द फॉर द त्रेता युग एंड दोज ऑफ संस्कारा लिखिता, ये जो संघ लिखिता है, संघ लिखिता, वो द्वापर युग का है। यहाँ पे आप संघ लिखिता कर दीजिएगा, यहाँ पे संघ लिखिता वो द्वापर युग के लिए। एंड दोज ऑफ पराशरा आर फॉर द कलयुग। तो यहां से भी एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चन, कि कौन सा, कि मनु सतयुग के लिए या यज्ञवल्क्य त्रेता युग के लिए, संघ लिखिता द्वापर युग के लिए और पराशरा कलयुग के लिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलयुग के लिए कौन सा है, तो पराशरा याद रखिएगा। The laws and rules are based entirely upon the social position, time, and it must change with the changes in the society and changing conditions of time. Only then the purpose of the Hindu society can be ensured. Okay, तो ये भी स्मृतियों में लिखा है कि with time स्मृतिज में जो भी कुछ लिखा है वो बदलना चाहिए। अब the subject matter of धर्मशास्त्र और स्मृति इस कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है कि लोगों को बिहेव कैसे करना है, किस तरह का उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। द कोड ऑफ कंडक्ट हैज 3 डिविजन्स, रिचुअल्स, डिस्चार्जेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटोनमेंट ऑफ सिन। तो पहला ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से
आप सिंस को नलीफाई करेंगे, या कह सकते हो आप कि किस तरह से आप अपने पापों को न्यूट्रलाइज करोगे, ये सब भी सब्जेक्ट मैटर है स्मृतियों में। तो पहले कौन कौन सी रिचुअल्स आपको फॉलो करना है, दूसरा कैसे आप आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, और तीसरा कैसे आप अपने सिंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये 3 चीजें मेंशन्ड है। द एम्फेसिस ऑफ स्मृति इज अपॉन प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्रिप्शन ओनली। सो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब व्हाट इज अलाउड एंड प्रोस्क्राइब्ड मतलब व्हाट इज नॉट अलाउड। ओके, तो क्या चीजें अलाउड हैं, क्या चीजें अलाउड नहीं हैं, ये सब स्मृतियों में मेंशन्ड है। द स्मृतिज एम्फेसाइज ऑन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, धार्मिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। द रोल ऑफ रिचुअल इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल लाइफ, हाउस होल्ड वर्क टू बी प्रिसाइज। तो जितने भी रिचुअल्स वगैरह हैं, जो यहाँ रिचुअल्स मैंने बताया कि जो पहला वर्ड है रिचुअल्स, वो द रोल ऑफ रिचुअल्स इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल लाइफ, हाउस होल्ड वर्क टू बी प्रिसाइज। तो एक गृहस्थ जीवन में आपको कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो करना है, ये चीजें भी स्मृतियों में मेंशन्ड है। ऑल द 3 डायमेंशंस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द धर्म शास्त्र। ठीक है, ओके। विधि एंड निषदेही, ठीक है, कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। व्हेन कोडिफाइड बाय द 3 पर्संस, मनु, यज्ञवल्क्य एंड पराशरा, ये भी आप याद रखिएगा, पराशरा। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्मृति इज इट्स रिजिडिटी। ये ही एक रीजन था, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही एक रीजन था कि स्मृतियों को हम पसंद क्यों नहीं करते। ओके, अगर आप देखेंगे तो कई बार दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू वगैरह में मनुस्मृति को जला दिया जाता है ना, और कहा जाता है कि मनुस्मृति खराब है, ये सब जितना भी कास्ट सिस्टम का ओरिजिन है सब मनुस्मृति में लिखा था। भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो लॉ बुक इंडिया में यही चल रही थी। हिंदूज को जो भी पनिशमेंट दिया जाता था वो सब मनुस्मृति के हिसाब से दिया जाता था। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सारी स्मृतियों में ये है कि वो बहुत रिजिड हैं, वो ना बाइनरी में बात करती हैं। अगर ऐसा करोगे तो ये पाप पड़ेगा, अगर ये करना है तो इस तरह का वो उन पे रिलेशंस है। सो देयर हैज बीन फिक्सेशन ऑफ ड्यूटीज एंड एम्फेसिस अपॉन ड्यूटीज। देयर हैज बीन डिस्क्रिप्शन ऑफ 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी कहाँ से आता है, तो वो मनुस्मृति में मेंशन्ड है। एंड द 4-fold डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, जो आपने पढ़ा होगा ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये है आश्रम व्यवस्था, आश्रम है ना, आश्रम धर्म में आश्रम व्यवस्था। तो ये चीजें 4-fold डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ भी स्मृतिज में मेंशन्ड है। स्मृति इज वेरी क्लियर अबाउट देयर इज नो स्कोप ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन अ रैंडम मैनर। तो रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्मृतियों का। सारी स्मृतिज बहुत रिजिड हैं, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, और देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर in a random manner. Now, the negative aspect of Smriti was the discrimination which was because of this rigidity, leading to liberty taking a back seat. तो लिबर्टी इसकी वजह से कभी रही नहीं है ना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी भी देखोगे तो इंडिया में भाई साहब लिबर्टी कहाँ से आता है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया था, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया था ये वर्ड। तब उसके पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि लिबर्टी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। इवेंचुअली ये वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया कि आज हमारे संविधान का पार्ट है, राइट। तो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्मृति वाज डिस्क्रिमिनेशन विच वाज बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी लीडिंग टू लिबर्टी टेकिंग अ बैक सीट। नेवरदलेस स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी वाज प्रायोरिटाइज्ड कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, इसलिए स्मृति चलती रही। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई जब स्मृति इतनी नेगेटिव थी तो फिर उसको चलाया क्यों गया, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ये नियम कानून बना के उस टाइम का जो भी समाज था वो सोसाइटी को स्टेबल रखना चाहता था, ओके। पर इसकी वजह से हुआ ये कि कुछ वर्णों को, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिसके लिए स्मृति इनफेमस है। अब मैं की पॉइंट्स तीनों स्मृतियों के बता देता हूँ। मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हैं जैसे कि हाउ या वाई शुड यू कीप योर हेयर, नेल्स एंड बियर्ड ट्रिम्ड, सेल्फ रेस्ट्रेंड इन मैनी थिंग्स, नॉट टू इंसल्ट पीपल, वुमेन शुड बी डिवोटेड टू अ सिंगल हस्बैंड। इसलिए लिबर्टी के अगेंस्ट है। इसलिए जो काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यार ये मनुवाद है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और मनुवाद के हिसाब से आप रहोगे तो सही नहीं रहेगा। शी शुड रिमेन पेशेंट, कंट्रोल्ड एंड सेलिब्रेट अंटिल हर डेथ, ओके। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन चेयर शुड राइज टू ग्रीट हिज आचार्य, अगर वो सो रहा है तो भी उठ जाए, अगर आचार्य उसके टीचर आए हैं तो वो ग्रीट वाला, पर कंपलसरी है ना। अमेरिका में आप नहीं देखते होगे कि यार कोई भी टीचर आया तो सब बच्चे खड़े हो गए, वो सब बैठे रहते हैं, टीचर ही अपना हाय हेलो कहता है। फिर
बॉयकॉट पनिशमेंट, अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो बॉयकॉट होगा, एंड पनिश बाय द असेंबली कॉल्ड एज पंचायत, तो पंचायत मेंशन है मनुस्मृति में। ओवरऑल कंसिडर्ड रेग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशनड, ये सारी मनुस्मृति के की पॉइंट्स हैं कि भाई वो रेग्रेसिव है, ऑर्थोडॉक्स है, ओल्ड फैशन है। फिर उसके बाद आता है यज्ञवल्का। यज्ञवल्का टॉक्स अबाउट कस्टम्स, सिविक लॉज, हाउ टू रन अ जुडिशरी सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज और कहीं मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि किस स्मृति में जुडिशियल सिस्टम का जिक्र किया गया है, तो उसका आंसर याद रखिएगा यज्ञवल्का है। हाउ टू हियर अ केस, he was the first to mention specifically 3 popular quotes, namely the Kula, Shreni and the Puga। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कोट्स का मतलब ये ना हो के इट इज COURTS कोट्स। तो 3 कौन से कोट मेंशन थे यज्ञवल्का में, तो इट इज कुला, श्रेणी एंड पुगा कोट। और ये तीनों कोड अलग अलग टाइप के मामलों के लिए है ना, इस टाइप का मेंशन है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं रेवेन्यू कोड अलग होता है, सिविल कोड अलग है, क्रिमिनल कोड अलग है, सेशंस कोड अलग है ना, पॉस्को का कोड अलग है, पॉक्सो का, तो ये सारी चीजें अलग है। तो उस टाइप का कोड वहां मेंशन था, कुला, श्रेणी एंड पुगा कोड वो मेंशन किया था उसमें। देन लोन बाउंड्री डिस्प्यूट्स, लोन के डिस्प्यूट्स अलग, बाउंड्री डिस्प्यूट्स अलग। ऑल्सो मेंशंस अबाउट रूल्स ऑफ कंडक्ट, डील्स विद नेचर, वेरियस डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, टॉक्स अबाउट 5 सिंस, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंस एंड 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ्स, जो अलग अलग पनिशमेंट पे आपको मिलेगा। फिर 6 टाइप्स ऑफ स्त्री धन इज ऑल्सो मेंशनड, ठीक है, तो ये आज भी काफी हद तक फॉलो होता है। 6 स्त्री धन होते हैं, आप सर्च करिएगा नेट पे, रैंडम सर्च है कि जब शादी होती है तब उसे क्या मिलता है, फायर के जब अग्नि के सामने उसको क्या दिया जाता है, तो बहुत सारे टाइप के स्त्री धन होते हैं। तो टोटल 6 स्त्री धन का जिक्र है यज्ञवल्का में। ओवरऑल मोर लिबरल ऑन वुमेन एंड शूद्रास, कौन सा, यज्ञवल्का, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट वोट की बात कर रहा है, जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे कि सर्व समर्पण भाव, सर्विस टू ऑल माइंडसेट इज ऑल्सो मेंशनड। देन कॉन्सेप्ट ऑफ दान इज मेंशनड इन यज्ञवल्का। अपन ने, अगर आपको पता होगा, महायज्ञ पढ़ा था एक लेक्चर में, मैंने आपको शायद बताया था, तो महायज्ञ भी, पंच महायज्ञ भी यहीं कहीं मेंशनड है। ओके, फिर मैंने आपको बताया तो त्रेतिका अरण्यक से आया है, तो त्रेत्रिका जो अरण्यक है वो भी यज्ञवल्का से रिलेटेड है। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यज्ञवल्का एक गुरु हुआ करते थे, वो आप नेट पे सर्च करिएगा, बहुत अभी टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं बताऊंगा, बट आप सर्च करिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देन पराशरा, तो तीसरे आपके वो हैं जिनके नाम पर उन्होंने स्मृति लिखी है। ही रोट द फर्स्ट पुराण, दैट इज द विष्णु पुराण, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सती, सती कहाँ मेंशनड है, तो वो याद रखिएगा पराशरा में मेंशनड है, पराशरा स्मृति में। कंडीशंस ऑफ रीमैरिज, किस केस में एक महिला को रीमैरिज करनी चाहिए, ओके, उसमें लिखा है कि हस्बैंड की डेथ के बाद, अगर हस्बैंड इंपोर्टेंट है तो करिए, या फिर हस्बैंड, कुछ और ऐसे 6-7 कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसमें रीमैरिज करनी चाहिए। इसमें लिखा है कि किसी भी ब्राह्मण के लिए, जब भी कोई ब्राह्मण से मिलेगा तो उसे गिफ्ट जरूर देना चाहिए, तो गिफ्ट नेसेसरी टू ब्राह्मण, provides guidance on ethics, governance and social order. Then during menstruation women are considered impure, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आया है। तो हमारी जो समाज में एक बहुत ही रिग्रेसिव सोच जो है इस वक्त काफ़ी जगहों पर है कि मेंस्ट्रुएशन में वुमेन को इम्प्योर माना जाता है। शी कैन नॉट एंटर द किचन, शी कैन नॉट एंटर सम सीक्रेट प्लेसेस इन द हाउस, तो उसको इम्प्योर माना जाता है। आज भी काफ़ी जगहों पर कस्टम चलता है, कॉमन है, तो ये पराशरा इसमें मैंशनड है। शूद्रा शुड सर्व हायर कास्ट। It also mentions that when husband and wife should copulate, ठीक है, कि कब उनको इंटरकोर्स करना चाहिए, कब वो सेक्सुअल फेवर्स में या सेक्सुअल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये सब भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर तीनों को देखा जाए तो मनु इज मोर कंसिडर्ड रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन्ड। यज्ञवल्का में महिलाओं को, शूद्रों को थोड़ी सी लिबर्टी दी गई है, और पराशरा बेसिकली एंटर्स इनटू द प्राइवेट स्पेस, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ को कब रहना है ये स्मृति थोड़ी ना बताएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्पेस में एंटर कर रहे हैं। दूसरा ये सती है, तो मतलब ओवरऑल वुमेन एंड शूद्रा के लिए ये नेगेटिव हैं, ये जो पराशरा स्मृति है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया में इन स्मृतियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी आज जैसी भी है उसमें देखिए, महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन की बात कर लीजिए तो उसमें आप उन्हें सेकंड कैटेगरी सिटीजन के तौर पे देखते हैं, लुकिंग उन्हें कि उनका आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होने रहता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ हर लाइफ अ वुमन इज कंसिडर्ड एन आइडेंटिटी ऑफ हर फादर, एंड द सेकंड फेज, उसकी शादी के बाद उसका हस्बैंड उसकी आइडेंटिटी बन जाता है।
तो ये जो आइडेंटिटी है ना, मतलब उनकी सेल्फ जो आइडेंटिटी होती है ना, वो बहुत ही कम महिलाएं ढूंढ पाती हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी महिला जो है वो स्मृतियों में जो भी चीज़ लिखा है उस सेंस तक ही सही है जब वो सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट करता है, पर उस सेंस तक सही नहीं है जब वो किसी सिटीजन को उसका लेवल कम कर देता है, या किसी हद तक हम ये कह सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कम कर देता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा आज। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। कुछ भी और डाउट वगैरह रहता है तो प्लीज़ डू आस्क। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।